this class we will study how to iterate in Java. See, iteration in Java is done through JavaScript. Iteration in JavaScript is done through some methods we have. Okay, like what is meaning of iteration? Iteration is like if we try to make a method which operate on each and every item or value or element of an array, then it's known as the iteration. Okay, let's see the first method we have. The first method we have is for each method. Okay. For each method calls a function, a callback function, once for each array element. Okay. So अब देखिए आप एरे को हम फॉर ईच मेथड में क्या करते हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि जी हम कॉल बैक फंक्शन, पहले आप समझिए कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है। कॉल बैक फंक्शन मतलब होता है कि कोई प्रोसेस होने के बाद जो फंक्शनैलिटी हम डिफाइन की, मान लीजिए हमने डिफाइन किया टू प्रोसेस, तो कॉल बैक को मेन के पास बताता है कि जी हमने जो फंक्शन है, वो मेन तक पहुंच गई और मेन फाइनली उसको ऑर्डर देता है प्रिंट कर। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखो कि आपने HTML स्टार्ट किया, फिर बॉडी देखा, बॉडी में फिर आपने हेडर लिखा, हेडर आपका आगे, फिर आपने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ आगे। अब आप देखो जब आप देखते हो कि आपको नंबर प्रिंट करना है, तो सबसे पहले आपने एक स्ट्रिंग का, वेकेंट स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया है txt, ठीक है, और फिर एक एरे बनाया है नंबर्स का, ठीक है। वो एरे का काम क्या है जी, वो एरे क्या कर रहा है जी कि ये जो नंबर है, अब इसके साथ हमने फॉर ईच मेथड का यूज किया, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको आइटरेशन का कॉन्सेप्ट को समझना है, और उसमें हम पास किए माई फंक्शन। तो जब माई फंक्शन पास किए हैं, इस माई फंक्शन की कहीं डेफिनेशन दी है, और हमको फिर प्रिंट करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट एलिमेंट बाई आईडी में txt को प्रिंट करा रहे हैं। मतलब ये जो वेकेंट है, जो हमने वेकेंट बना रखा है, वेकेंट इनिशियलाइजेशन किया है, उसको हम प्रिंट कराएंगे। अब क्या है, हमने कैसे इसको प्रिंट कराना है। इस माई फंक्शन में हमने पास किया वैल्यू, दूसरा चीज पास किया इंडेक्स, तीसरा चीज पास किया एरे। तो वैल्यू क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, तो फिर एरे क्या है, और फिर हमने क्या किया कि भैया टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट की वैल्यू को ऐड कर दीजिए और फिर उसको न्यू लाइन में बढ़ा दीजिए। तो वेकेंट है टेक्स्ट की वैल्यू ऐड होगी तो क्या आ जाएगा जी 45। फिर वेकेंट है, टेक्स्ट की वैल्यू ऐड होगी, क्या हो जाएगा जी 4। 9 फिर ऐड होगी, फिर क्या आ जाएगा 16। अभी इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि ये दो चीज यहाँ पे txt वैल्यू भी कर सकते हैं फिर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको प्रोसेसिंग में इंडेक्सिंग का भी ध्यान देना है, तो उस पार्ट को हम यहाँ पे मेटरलाइज कर रहे हैं। ओके, और जब ये प्रिंट हो जा रहा है तो फिर ये अपना स्टोरेज वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, और फिर आप वैल्यू को और फिर नेक्स्ट वैल्यू को आप उसमें ऐड कर रहे। ये इसकी फंक्शनिंग है जो उसकी फॉर ईच एलिमेंट में डिफाइंड है। अगर ये फॉर ईच एलिमेंट में नहीं होता, अगर यहाँ से ये माई फंक्शन
फॉर ईच एलिमेंट्स को हटा देते हैं, हटा के देखिए तो देखिए क्या होता है। तो नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है। ये टेक्स्ट में टेक्स्ट की जो पूरी प्रोसेसिंग है वो कौन मैनेज कर रहा था? वही फॉर ईच फंक्शन। फॉर ईच फंक्शन क्या कर रहा था? इसके इसके पहले एरे को कैलकुलेट किया, एरे को कैलकुलेट करने के बाद जैसे इंडेक्स नंबर को देखा, इंडेक्स नंबर में जो वैल्यू था उसको यहाँ पे पास किया, वैल्यू को फिर उस वैल्यू में वैल्यू के साथ जोड़ा और वैल्यू के साथ जोड़ने के बाद यहाँ पे भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया तो फाइनली हमको 45 मिला। फिर ब्रेक रूल हुआ, फिर ब्रेक रूल के बाद 4, 9, 16, 25 मिला। ठीक है, तो फिर से आप समझिए 45, 4, 9, 16, 25। अब पूरा डेटा समझिए चीजें कैसे हो। तो ये है फायदा यूजर डिफाइंड फंक्शन का। और ईच आपको समझ में आएगी कि हर एलिमेंट को जो हमको हर वैल्यू को जो प्रिंट कराना होता है तो वो वैल्यू जो उसको लिए हम फॉर ईच एलिमेंट को डिफाइन करें। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि भाई 3 आर्गुमेंट आपने दिया है, वैल्यू, इंडेक्स और इट्स। ठीक है, तो वो समझने वाला कैसे काम हुआ। यही वही कैसे बातें हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिर ठीक है चल कैसे रहा है, एक बार फंक्शन कॉल हुआ, एक वैल्यू प्रिंट हो गई, उसका काम खत्म हो गया। फिर आइटरेट हुआ, फिर फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू आई, दूसरी वैल्यू आई, फिर उसको प्रिंट कर दिया, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फिर तीसरी वैल्यू आई, प्रिंट कर दिया, फिर चौथी वैल्यू प्रिंट कर दिया। वो इस वजह से प्रिंट हुआ क्योंकि इंडेक्स की बाय डिफॉल्ट पासिंग एज अ पैरामीटर फंक्शन में हो रखी है, तो फंक्शन उस पैरामीटर के वैल्यू के पास जा रहा है और ईच फंक्शन के हेल्प से उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये है फॉर ईच फंक्शन का काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आजकल जो हमारा मॉडर्न डेटा है, डेटा का कलेक्शन है, उस डेटा पे हमको बहुत ज्यादा काम करना है, और वो जो काम है डेटा पे वो आजकल मैप रिड्यूस फंक्शन के थ्रू होता है, बिग डेटा। अब बिग डेटा के मैप रिड्यूस फंक्शन पे क्या काम होता है उसको समझ लिया जाए तो ठीक, क्या काम होता है थोड़ा समझ लिया जाए। तो मैप क्या होता है? देखिए मैप क्या होता है। मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मैप की वजह से आपको एक नया एरे मिलता है। मैप मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एन एरे एलिमेंट विदाउट वैल्यूज। ब्लैंक एरे पे चाहे खाली एरे पे मैप फंक्शन काम नहीं करेगा। मैप फंक्शन ओरिजिनल एरे को एज इट इज रखता है, जो भी फंक्शनैलिटी निकल के आती है वो दूसरे एरे में जाती है। अब हम कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये एक एरे है 45, 4, 9, 16, 25। यहाँ पे हमने मैप फंक्शन को, इस वेरिएबल में मैप फंक्शन को यूज किया। मैप फंक्शन में यूज करने के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन में वैल्यू, इंडेक्स और एरे लिया, और उसकी डेफिनेशन में क्या किया कि जितने भी वैल्यू है, मतलब अगर मान लो 45 है तो उसमें क्रॉस टू हो जाए तो आंसर क्या आएगा नेक्स्ट एरे का? 90, 8, 18, 32, 50। तो इस मैप फंक्शन की वजह से हम एरे की हर वैल्यू में दो कैलकुलेट करके दे देंगे। देखिए 98, 18, 32, 50। ओके, ये होता है मैप फंक्शन। मैप का मतलब क्या है कि एक एक वैल्यू, एरे के एक एक वैल्यू में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, नोट दैट द फंक्शन टेक्स हियर। एक चीज होती है जी वैल्यू, एक होता है इंडेक्स होता है। आप आगे बढ़ो। When a callback function uses only the value parameter, कॉलबैक फंक्शन क्या करता है भैया? एक बार रिटर्न करता है एक वैल्यू को, ठीक,
तो इसमें 90 हुआ, फिर ये जाएगा, फिर इसको एक वैल्यू मिलेगी, फिर वो 4 को पकड़ेगा, 4 पकड़ के दूसरे पे जाएगा, फिर 9 को पकड़ेगा, फिर 16 को, फिर 25। तो कॉलबैक फंक्शन यूजेस ओनली द वैल्यू पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर? वैल्यू पैरामीटर। ये इंडेक्स एंड एरे पैरामीटर्स कैन बी ओमिटेड। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी प्रोसेसिंग में ये चीज डिफाइंड है। आपने सिर्फ वैल्यू, पिछले में क्या डिफाइन किया था? वैल्यू, इंडेक्स और एरे तीनों डिफाइन किया था, और यहाँ पे आपने सिर्फ वैल्यू डिफाइन किया, तब भी काम चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है मेथड की, ये मेथड की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं तो आजकल अब इसमें भी है ना कि एक्सेसिबिलिटी, खैर आजकल एक्सेसिबिलिटी तो हर जगह है। लेट्स मूव फॉर द फिल्टर। Filter method creates a new array with array elements that passes a test. Filter element क्या करता है कि न्यू array बनाता है array element के साथ जो टेस्ट पास करता है। क्या करना है जी? न्यू array from elements with a value larger than 80. मैप ने क्या किया? जो भी एग्जिस्टिंग array थे उस पे कोई भी कैलकुलेशन करके दूसरे array पे पुश करना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी? यहाँ पे हम एक एरे लेते हैं, एरे को, एरे में हमको ये देख रिटर्न क्या करा रहे हैं कि इसकी वैल्यू 18 से ज्यादा है। ठीक है, उसमें क्या क्या चाहिए जी? वैल्यू, इंडेक्स और वो। कैसे? तो इसकी वैल्यू में 18 से ज्यादा कौन है? ये तो नहीं है तीनों। ये फिल्टर क्या कर रहा है? सेम, हमने एक एरे डिफाइन किया, एरे में फिल्टर को डिफाइन किया, फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन में वैल्यू, इंडेक्स, एरे को कॉल किया, और ये वैल्यू दे दिया कि जितने 18 से ज्यादा वाले हैं सबको उठा दो। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको कर देते हैं 4, मिनिमम वैल्यू को रन कर। तो एक इसको उठा के लिए 45, 50। अगर हम लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो ये, ठीक है, अगर यही हम लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 को भी उठा लेगा। आप जानते होंगे इस बात को। नहीं ले रहा अभी। तो उसने 4 को भी उठा ली। ठीक, अब आ गया ये। तो मैप समझ में आ गया, फिल्टर समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं रिड्यूस की तरफ। रिड्यूस क्या करता है? Reduce method runs a function on each array element to reduce it to a single value. इसको सिंगल, जितना ही फंक्शन है उसको रिड्यूस करते हैं, और ये काम करता है लेफ्ट टू राइट, 45 से 25। अगर हम रिड्यूस टू राइट करेंगे और ये ओरिजिनल एरे को एज इट इज रखता है, और फिर हमको जो रिजल्टेंट होता है दूसरे एरे को उठा कर देता है। यहाँ पे देखिए, हमको 45, 4, 9, 16 का टोटल वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया है, वही डेमो डिफाइन किया, फिर एलिमेंट को एक एरे डिफाइन किया, रिड्यूस फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन को पास किया, उसमें मैच फंक्शन डिफाइन किया। मैच फंक्शन में हमको क्या किया जी? टोटल वैल्यू दे दो आप, टोटल प्लस वैल्यू। टोटल प्लस वैल्यू का मतलब क्या है कि जितना टोटल वैल्यू है उसको हमको दे दो। ठीक, टोटल लिख दिया जी, टोटल। अब एक टोटल के चक्कर में ये जितनी भी वैल्यू है ये कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएगी। इसको कहते हैं जी रिड्यूस फंक्शन। आपने एक नया एरे बना दिया 99 का, एक 99, इस एरे में कोई चेंज नहीं किया, ये एरे इज इट इज, तो आपने हमको तो रिजल्टेंट दे दिया 99। इसको कहते हैं रिड्यूस करना, कम कर दिए। मैप करना मतलब एक एक वैल्यू पे मैप किया, रिड्यूस करने का मतलब कम कर दिया।
ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? फिल्टर अपने हिसाब से जो भी कॉन्सेप्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम फिल्टर करते हैं। अब आप देखिए, नोट दैट द आइटम वैल्यू, द आइटम इंडेक्स एंड द एरे क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने इनिशियल वैल्यू लिया और रिटर्न कर दिया, और फाइनली ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और इन्हें यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम इनिशियल में एक वैल्यू भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो जी हमको कहना है कि ये एरे है, इस एरे में 100 नंबर जोड़ दो, कैसे होगा? तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है, जो यहाँ पे नंबर टोटल लिख के आएगा, उस टोटल में 100 नंबर हम और ऐड करके रिजल्टेंट आपको 199 यही है। यही मैप रिड्यूस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिग डेटा में। अब ये कह रहे हैं जी रिड्यूस राइट, रिड्यूस राइट जो है वो राइट टू लेफ्ट चलता है, ये लेफ्ट टू राइट चलता है, या राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है। और ये ओरिजिनल एरे में कोई फर्क नहीं डालता, ठीक है। आप इसको देखिए भैया, यहाँ से भी चलोगे तो वैल्यू तो उतनी ही आएगी ना, 99 ही रहेगी। लेकिन इसका फायदा तब मिलता है जब हमारा बड़ा बड़ा एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, तो हम किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहां पे एक काम आता है। अब आओ जी एवरी। एवरी क्या है? हर मेथड को हमको टेस्ट करना होता है। इसमें जितने भी ऑल ओवर 80 मेथड है ना, एवरी जो है यहाँ पे हर मेथड को टेस्ट, हर जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया जी एक वही फंक्शन नंबर है, और उस फंक्शन में कहा कि क्या हर वैल्यू 18 से बड़ी है, तो रिजल्टेंट क्या लिख के आता है? ऑल ओवर 18 इज फॉल्स। अब 18 की जगह अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, 18 की जगह हम 2 कर दें, अब आपने देखा जब मैंने 18 की क्राइटेरिया को चेंज करके 2 कर दिया, तो हमारे जो वैल्यू, हमारा जो फंक्शन है, ये हर नंबर से अपने आप को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद हमको क्या रिजल्ट दे दिया कि ऑल ओवर 2 इज ट्रू। पास्ट में मैंने देखा था कि ऑल ओवर 18 इज फॉल्स, ठीक है। पास्ट में मैं क्या दिखा था जब प्रोजेक्ट था कि ऑल ओवर 18 इज फॉल्स, इसका काम यही होता है, ये एक एक वैल्यू को चेक करता है। तो मैप, रिड्यूस, फिल्टर, फॉर ईच, ठीक है, ये इटरेशंस में काम होता है। सम, इस फंक्शन में क्या हुआ, जो हमारा एवरी फंक्शन है उसने सब पे काम किए। इसमें देखो क्या करता है हमें कि क्या ये कुछ फंक्शंस को चेक करता है, ठीक है। क्या कुछ फंक्शन 18 से बड़े हैं, इसमें ट्रू आएगा, आया। तो कुछ फंक्शन 18 से बड़े हैं, 45 बड़ा है, 25 बड़ा है, तो हम यहाँ पे जब सम लगाए हैं तो वो सेम काम कर रहा है, चेकिंग नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चीजें क्या है, अलग।
अब हम चेक करते हैं इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या काम करता है? हमको ये चेक करना है कि जी एप्पल का इंडेक्स ऑफ क्या है, तुरंत हमको लिख के दे देगा कि इंडेक्स ऑफ एप्पल इज 0। सिंटेक्स है लास्ट इंडेक्स ऑफ, उस एरे का लास्ट इंडेक्स क्या है वो हम कहाँ से चेक कर लेते हैं जी? जैसे एप्पल यहाँ भी है, एप्पल यहाँ भी है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ कौन सा एप्पल का है? फाइंड क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन जो है जितने भी हमारे 18 से ऊपर फंक्शन है वो उसको फाइंड कर लेगा। तो 18 से ऊपर कौन सा फंक्शन है? सॉरी कौन सा वैल्यू है पहला? फर्स्ट नंबर 18 से ऊपर कौन है? 25 को फाइंड करके हमको देगा। हम कंडीशन के हिसाब से चीजों को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैंने इस पर क्लास में आपको डिफरेंट डिफरेंट एरे के आइटरेशन बताए कि कैसे कैसे एरे में बहुत सारा आइटरेशन कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, जो ये आइटरेशन प्री डिफाइंड है हमारे पास। ठीक है, हमने बताया आपको फॉर ईच, फिर बताया मैप, फिर बताया फिल्टर, फिर बताया आपको रिड्यूस, फिर बताया आपको रिड्यूस राइट, फिर हमने आपको बताया दिस एवरी, फिर सम बताएंगे, एवरी हो गया, फिर इंडेक्स का बताएंगे, फिर लास्ट इंडेक्स का बताएंगे, या फिर फाइंड बताएंगे, पता लगाओ फाइंड इंडेक्स। ये हमारा पूरा आज का लेक्चर था, और ये 3 लेक्चर जो है ये एरे को पूरे अच्छे से खत्म करेंगे। तो अगली बार हम लोग एक फॉर्म देखेंगे, जावास्क्रिप्ट में फॉर्म कैसे प्रोड्यूस किया, तो वो फॉर दिस टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे फॉर्म कैसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। ओके।